ने पिछले कौन कौन सा टॉपिक किया था बिहार एडिटोरियल करंट अफेयर में। तो हमने पहला टॉपिक यानी महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण बिहार के सबसे इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन हमने किया था। सेकेंड टॉपिक में हमने बिहार संपादकीय समाचार में बहुत सारे टॉपिक को कवर किया था। फिर आज की जो हम लोग क्लास करने वाला है उसमें कौन कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले बिहार के नवीनतम आंकड़े, बिहार की जाति जनगणना आधारित जो हुआ था बिहार में जाति जनगणना उसके आंकड़े, फिर लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की स्थिति क्या रही, फिर बिहार सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य हैं उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। यानी हमारा जो है 6 तक कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास में। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बिहार के नवीनतम आंकड़े को। बिहार के नवीनतम आंकड़े से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। और ये सोर्स जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जो हुआ वही हमारा इसका सोर्स है। ये हमारा जो है थर्ड टॉपिक है, हम सभी जानते ही। देखिए तो सबसे पहला हमारा क्या है क्वेश्चन कि वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले में अगर बिहार के पूछे कि बिहार के कौन सा जिला जो है सबसे ज्यादा वर्षा होता है, ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन सा जिला है, तो पहले स्थान पर है किशनगंज। किशनगंज जो जिला है वो एकदम बॉर्डर पे है, सबसे किनारे है और इस जिले में जो है सबसे ज्यादा बारिश होता है, ठीक है। और कितना बारिश होता है तो 2155 मिलीमीटर तक जो है बारिश होता है। और दूसरा स्थान कौन सा है जहां सबसे ज्यादा बारिश होता है, तो अररिया जिला, जहां पे जो है 1454 मिलीमीटर जो है बारिश होता है। और तीसरा स्थान है पूर्णिया का, ठीक है। पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, याद रखना है, ठीक है। यानी पप्पू यादव के जिले में भी बारिश अच्छा खासा होता है, ये तीसरा जिला है। तो वर्ष 2022-23 आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा कौन सा जिला है जो जहां सबसे ज्यादा बारिश होता है, तो किशनगंज। फिर उसके बाद कौन सा है, अररिया। फिर उसके बाद है पूर्णिया। तीनों जिलों को हमने याद कर लिया, अररिया पूर्णिया और अररिया पूर्णिया और प्रथम स्थान पर है किशनगंज अररिया और पूर्णिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 2022-23 में सबसे कम वर्षा वाला जिला, यानी 2022-23 में सबसे ज्यादा जिला कहाँ हुआ, किशनगंज में। और सबसे कम जिला कहाँ हुआ, तो सबसे कम जिला जो हुआ सबसे कम जो वर्षा हुआ था वो जहानाबाद में हुआ था, 577 मिलीमीटर बारिश हुआ था। फिर उसके बाद दूसरा में कम कौन है, तो बक्सर है। और अगर रही बात तीसरा में तो कौन सा है, अरवल है। तो 3 जिले कौन कौन है जहाँ पे सबसे कम वर्षा हुआ, तो सबसे कम वर्षा हुआ जहानाबाद में, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन सा है, बक्सर जिला है। फिर उसके बाद अरवल जिला। इन तीनों जिलों में जो बारिश कम हुआ लेकिन सबसे कम वर्षा हुआ तो जहानाबाद जिला में, और सबसे अधिक हुआ था किशनगंज जिला में, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि शहरीकरण वाले सर्वाधिक 3 जिले, यानी शहरीकरण वाले सबसे अधिक जो है कौन सा जिला जो है बिहार का, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा शहरीकरण है। तो देखिए पटना में 44.3% जो है शहरीकरण हुआ। मुंगेर दूसरा स्थान पर है और तीसरा स्थान पर है नालंदा जिला। यानी शहरीकरण वाले जिले में सबसे ज्यादा कौन सा जिला है, तो पटना है, ठीक है। फिर मुंगेर है और फिर नालंदा है। पटना, मुंगेर, नालंदा, ये 3 जिले जो है शहरीकरण वाले में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो याद रखना है सबसे अधिक और सबसे निम्नतम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि शहरीकरण सबसे कम किस किस जिले में जो हुआ, सबसे शहरी कम जिले, तो सबसे कम वाला हुआ है मधुबनी 3.6%, बांका और फिर सीतामढ़ी, ये 3 जिले जो हैं वो सबसे कम शहरीकरण हुआ। तो सबसे पहले प्रश्न क्या बना कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो किशनगंज होता है, ठीक है, याद रखना है। फिर सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो जहानाबाद जिला में होता है। बिहार का जहानाबाद जिला जो है सबसे कम वर्षा होता है। शहरीकरण वाले यानी बिहार का कौन सा जिला जो है सबसे ज्यादा शहर है, ठीक है, शहरीकरण हुआ है सबसे ज्यादा, तो पटना जिला, ठीक है, वो शहरीकरण ज्यादा है वहाँ। और सबसे कम जो शहरीकरण है बिहार का कौन सा जिला है, तो है मधुबनी जिला, जहाँ सबसे कम शहरीकरण हुआ है 3.6%। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 2021-20 की बात हो रही है, तो बताना है कि आय सबसे अच्छा आय जो है किस जिले का है, प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति कमाता है 1,14,511 रुपया, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे अच्छा जिला कौन सा है, तो पटना है। दूसरा पर है बेगूसराय और तीसरा पर है मुंगेर, ठीक है। तो याद रखना है कि पटना जो है प्रति व्यक्ति आय में अच्छा
स्कोर लाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, यानी सबसे कम कहाँ के लोग हैं जो सबसे कम पैसे कमाते हैं, तो शिवहर के हैं जो 18,980 रुपया है वहां का प्रति व्यक्ति है। तो याद रखना है सबसे कम कहाँ का है, शिवहर के है। अगर कम के देखें तो शिवहर हो गया, अररिया हो गया और सीतामढ़ी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन से, यानी नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे सड़क होता है, ठीक है, 4 लेन, तो एनएच की यानी नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले, यानी कौन से 3 जिले हैं जहां से जो है नेशनल हाईवे गुजरता है और सबसे लंबी लंबाई अच्छी खासी है। तो देखिए पटना जिला में नेशनल हाईवे है 506 किलोमीटर, सबसे अधिक है, ठीक है। फिर मधुबनी और मुजफ्फरपुर, ये तीनों जिलों में जो है नेशनल हाईवे अच्छे खासे गुजरते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो है नेशनल हाईवे गुजरता है पटना से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एनएच की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले में, यानी सबसे कम जो है नेशनल हाईवे किस जिले से गुजरता है, तो शिवहर से, ठीक है, जो 22 किलोमीटर ही नेशनल हाईवे गुजरता है। शेखपुरा और लखीसराय, ये 3 जिले हैं बिहार के। नेक्स्ट हमारा है, तो सबसे पहले हमने क्या क्या देखे प्रश्न कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, किशनगंज में, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, जहानाबाद में, और सबसे ज्यादा शहरीकरण कौन सा जिला है, तो पटना, और सबसे कम शहरीकरण है मधुबनी, ठीक है, पटना और मधुबनी याद रखना है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय अच्छा किसका है, पटना का, और प्रति व्यक्ति सबसे कम किसका है, तो शिवहर जिला का है। सबसे नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले की है, तो पटना में 506 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे निकलती है, और नेशनल हाईवे सबसे कम लंबाई किस जिले की है, तो शिवहर की है, 22 किलोमीटर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि एसएच यानी स्टेट हाईवे सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले में अगर बात करें एसएच में, तो एसएच में कौन सा है, तो एक गया है, ठीक है, जहां 210 किलोमीटर है, फिर दरभंगा और फिर रोहतास। तो एसएच की बात करेगा तो 210 किलोमीटर गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा है एसएच में कि सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले में कौन है, तो शिवहर में 12 किलोमीटर है। एसएच और एनएच दोनों नेशनल हाईवे में और एसएच दोनों में कौन है, शिवहर जो है सबसे न्यूनतम है, याद रखना। और एसएच में सबसे अधिक किसकी लंबाई है, गया की है, 210 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 2022-23 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले, यानी सबसे ज्यादा जो बिजली खपत हुए हैं, किस जिले में सबसे ज्यादा जो बिजली खपत करते हैं वहां के, तो है पटना जिला। पटना जिला के लोग जो है सबसे ज्यादा बिजली खपत करते हैं, और दूसरे स्थान पर है गया जिला के लोग, और फिर तीसरे स्थान पर है मुजफ्फरपुर जिला के लोग। तो किस जिले में सबसे ज्यादा बिजली खपत करते हैं, पटना, और सबसे कम अगर पूछे कि सबसे कम किस जिले की है, तो शिवहर के सबसे कम है, और अरवल और शेखपुरा, यानी सबसे कम बिजली खपत कौन करते हैं, शिवहर के लोग, और सबसे अधिक पटना के लोग, ठीक है। और शिवहर जो है बिजली कम खपत होता है शिवहर में, शिवहर, अरवल और शेखपुरा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 2022-23 में चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले कौन है, यानी सबसे अच्छा चावल जो है किस किस जिलों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो याद रखना है कि देखिए बिहार के रोहतास जिला है जिसमें सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है, फिर औरंगाबाद जिला में होता है, फिर कैमूर जिला में होता है। तो चावल जो है सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है, रोहतास जिला में 944.81 हजार टन, ठीक है। और सबसे ये उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है। और चावल की उत्पादकता के 3 जिले कौन है, तो उत्पादकता में भी रोहतास है, उत्पादन में भी रोहतास है, ठीक है। और लखीसराय है, औरंगाबाद है, यानी सबसे ज्यादा चावल जो है उत्पादन और उत्पादकता कौन करता है, तो रोहतास जिला ही करता है, निकालता भी है और उत्पादकता भी करता है रोहतास जिला ही। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि गेहूं जो है सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो उत्पादन करता है कौन, तो ये उत्पादन करता है रोहतास जिला। चावल और गेहूं दोनों में, चावल में भी और गेहूं में भी रोहतास जिला जो है ज्यादा उत्पादन करता है। और उत्पादकता जो गेहूं करता है वह खगड़िया 2960 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है, उत्पादकता करता है गेहूं का। नेक्स्ट हमारा है मक्का के बारे में। मक्का सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो मक्का जो उत्पादन अररिया में और उत्पादकता भी करता है मक्का, तो अररिया ही सबसे अधिक, याद रखना है, ठीक है। अररिया हो गया, कटिहार हो गया और पूर्णिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है दलहन। अगर दलहन फसलें की बात करें तो दलहन सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो दलहन जो करता है पटना करता है सबसे ज्यादा, और उत्पादकता करता है बेगूसराय, ठीक है। और औरंगाबाद हो गया उत्पादन में, और नालंदा हो गया, और बेगूसराय हो गया, नालंदा हो गया, और सिवान हो गया। नेक्स्ट हमारा है गन्ना। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो गन्ना जो होता है वो पश्चिम चंपारण में,
और केले 64.5% होता है गन्ना, ठीक है। और उत्पादकता जो होता है बेगूसराय करता है, ठीक है। पूर्वी चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, समस्तीपुर हो गया, खगड़िया हो गया, ये उत्पादकता की बात हो गई। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन अमरूद। सबसे ज्यादा अमरूद जो उत्पादन करता है कौन, तो अमरूद सबसे ज्यादा उत्पादन करता है नालंदा जिला, ठीक है। और नालंदा जिला के अंतर्गत गया से लेकर ये सब नालंदा में आता है। नालंदा हो गया, फिर दूसरा पर मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा अमरूद होता है, और फिर रोहतास में। तो सबसे अधिक अमरूद कहाँ होता है, नालंदा जिला में। नालंदा जिला में जो है सबसे अधिक होता है उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सबसे आम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आम जो होता है सबसे अधिक दरभंगा में होता है, पूर्वी चंपारण में होता है और वैशाली में होता है। नेक्स्ट है केला सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो मधुबनी में सबसे ज्यादा केला होता है, फिर वैशाली जिला हाजीपुर भी प्रसिद्ध है, और मुजफ्फरपुर भी केला होता है अच्छा खासा। लीची सबसे अधिक जो है मुजफ्फरपुर, 48% लीची सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर की लीची जो है प्रसिद्ध होती है, लीची मुजफ्फरपुर में होती है, फिर पूर्वी चंपारण में भी होता है और वैशाली में भी होता है, लेकिन प्रथम स्थान पर है मुजफ्फरपुर। आलू की बात करें तो आलू सबसे अधिक पटना में होता है, पटना जिला में, और फिर नालंदा, फिर समस्तीपुर। नेक्स्ट हमारा है कि प्याज सबसे अधिक कहाँ होता है, तो नालंदा में, फिर वैशाली में, फिर पश्चिम चंपारण में। फिर अगर बैंगन की बात करें तो बैंगन सबसे अधिक नालंदा में, फिर पटना में, फिर वैशाली में। और मछली की बात है, सबसे ज्यादा मछली उत्पादन होता है मधुबनी में, फिर दरभंगा में और पूर्वी चंपारण में। तो हमने क्या क्या प्रश्न देखे, तो सबसे पहले टॉप वाला देख लेना है, ठीक है। तो रिवीजन हम करते हैं। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, किशनगंज में। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो जहानाबाद में। सबसे ज्यादा शहरीकरण हुआ है पटना का, सबसे कम शहरीकरण हुआ है मधुबनी का, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय सबसे अच्छा किस जिले का है, पटना का, और सबसे कम आय किसका है, तो शिवहर का है। एनएच की लंबाई सबसे अधिक पटना में है 506 किलोमीटर, और एनएच की सबसे कम लंबाई शिवहर में है 22 किलोमीटर, ठीक है। और एसएच की सबसे अधिक लंबाई गया में है, और एसएच की सबसे कम लंबाई शिवहर में ही है 12 किलोमीटर। बिजली सबसे ज्यादा खपत करता है पटना, और सबसे कम बिजली खपत करता है शिवहर। और चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले में अगर बात करें तो रोहतास प्रथम पाता है, चावल की उत्पादकता में रोहतास ही है, ठीक है। गेहूं उत्पादन रोहतास ही है, गेहूं की उत्पादकता में खगड़िया आता है प्रथम स्थान पर। मक्का में अररिया है, ठीक है, और उत्पादकता में भी अररिया है प्रथम स्थान पर। दलहन में पटना है, और उत्पादकता में जो है बेगूसराय है। गन्ना के उत्पादन की बात करें तो पश्चिम चंपारण हो गया, गन्ना की उत्पादकता जो होता है बेगूसराय में होता है। अमरूद सबसे ज्यादा नालंदा में, आम सबसे ज्यादा दरभंगा में, केला सबसे अधिक कहाँ, तो केला सबसे अधिक होता है मधुबनी में, ठीक है, फिर वैशाली में। लीची सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में, आलू सबसे अधिक पटना में, प्याज सबसे अधिक नालंदा में, और बैंगन नालंदा में, और मछली सबसे अधिक मधुबनी जिला में। अब जो हम लोग देखने वाले हैं बिहार जाति जनगणना आधारित के प्रश्न, ठीक है, यानी बिहार जाति आधारित जनगणना, ये सोर्स है ऑफिशियल सर्वे ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये हमारा जो है 4th टॉपिक हमारा है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बिहार के जाति जनगणना के बारे में। तो देखिए, बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत जो हुआ था 7 जनवरी 2023 को हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछेगा आपसे प्रश्न कि बिहार में जातिगत जो जनगणना शुरू हुई वो कब हुई, तो 7 जनवरी 2023 को जो है जातिगत जनगणना शुरू हुई थी, 7 जनवरी 2023 को। फिर पहले जो इसमें जो था कुछ चरण में हुआ था, तो पहले चरण में हुआ था 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक, और फिर दूसरा चरण जो हुआ 1 अप्रैल से 2023 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो पहला जो हुआ था सबसे पहले कब हुआ था, 7 जनवरी से 21 जनवरी तक पहला चरण हुआ था, ठीक है। और दूसरा चरण जो हुआ था जातिगत जनगणना का 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। पहले चरण में मकान के नंबर दिए गए और घर के मुखिया का नाम लिखा गया, यानी पहला जब चरण हुआ था तो उसमें मकान के नंबर दिए गए, यानी मकान पर नंबर दिया गया, और घर के मुखिया का नाम लिखा गया। फिर दूसरे चरण में जाति समेत 26 प्रकार के जानकारी ली गई, यानी जब दूसरा चरण हुआ 1 अप्रैल से, तो यानी जाति की जनगणना 2 चरण में हुआ, ठीक है। तो पहला चरण में क्या था कि पहला जब चरण में हुआ तो सबसे पहले घर के हर एक घर पर जो है नंबर लिखा गया था, ठीक है। घर के नंबर आपको लिखा होगा घर के नंबर, ठीक है, घर पे। फिर घर के मुखिया का नाम लिखा गया था पहले चरण में। फिर दूसरे चरण में जो है आपकी जाति पूछी गई और उसके समेत जो है 26 प्रकार की जानकारी भी ली गई थी। फिर जातीय जनगणना की शुरुआत जो हुआ, जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव में 1 लिखकर किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जातिगत जनगणना की शुरुआत किसने किया था, तो श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। कहाँ किया था, तो वैशाली जिले में किया था, ठीक है। और वैशाली जिले में गांव का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हरसेर गांव। गांव का नाम क्या है, हरसेर गांव। और उसी गांव में 0 और 1 लिखकर उन्होंने शुरू किया था जातिगत जनगणना। हरसेर गांव में 0 1 लिखकर शुरू किया था नीतीश कुमार ने
हर्षद गांव कहाँ है? वैशाली जिले में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यह सर्वे करवाने की जिम्मेदारी जो है सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडी को सौंपी गई थी। यानी सबसे पहले ये भी प्रश्न पूछेगा कि जो ये जातिगत जनगणना करवाया गया तो इसकी जो जिम्मेवारी किसे दी गई थी, ठेका किसे दिया गया था? तो देखिए ठेका दिया गया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यानी इसका शॉर्ट नेम याद रखना है जीएडी, ठीक है। यानी जीएडी को जो है सौंपा गया था जातिगत जनगणना कराने के लिए। नेक्स्ट है कि इस गणना से संबंधित जो डेटा है बिजागा मोबाइल ऐप पोर्टल पर डिजिटल एकत्रित किया गया है। यानी इस जनगणना से संबंधित जो भी डेटा आपको है, आप मोबाइल ऐप का नाम है बिजागा, आप जाकर उस पर देख सकते हैं। बिजागा मोबाइल ऐप पोर्टल पर जो है डिजिटल एकत्रित किया गया है जातिगत जनगणना के बारे में जो भी है, सभी जो है डाटा जो है सुरक्षित है बिजागा मोबाइल ऐप पर, आप देख सकते हैं। या एक वेबसाइट भी है बिजागा, ठीक है, आप उस पर देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की। यानी सबसे पहले शुरू कब हुआ? तो 7 जनवरी 2023 को हुआ शुरू, ठीक है। और पहला चरण चला 7 से 21 जनवरी और दूसरा चरण हुआ 1 अप्रैल 2023 से शुरू दूसरा चरण। और ये जाके खत्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर को जो है जाति जनगणना आधारित जो भी आंकड़े आए रिपोर्ट, उसको जो है सार्वजनिक किया गया 2 अक्टूबर 2023 को। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती, यानी गांधी जयंती के दिन ही जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। और इस गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है 13.7 करोड़ है, याद रखना है। कितना आंकड़ा है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 13.7 करोड़ याद रखना है। 13,7,25,310 जो है आंकड़े हैं पूरे बिहार में जनसंख्या, यानी इतने लोग हैं पुरुष महिला से लेकर सब मिलाकर, ठीक है, बच्चे उच्चे सब मिलाकर कितने लोग हैं? 13,7,25,310 यानी 13.07 करोड़ याद रखना है। जिसमें पुरुष कितने हैं? तो इसमें पुरुषों की संख्या जो है 6.41 करोड़ है और महिलाओं की संख्या जो है 6.11 करोड़ है। यानी कहने का मतलब है कि पुरुष महिलाओं से क्या है? ज्यादा है। पुरुष जो है 6.41 करोड़ है और महिला कितने हैं? तो महिला जो है 6.11 करोड़ है, याद रखना है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इसे 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो सबसे पहले जो जातिगत जनगणना पूरा रिपोर्ट हुआ वो जारी किया गया था 2 अक्टूबर 2023 को, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा इसे विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 7 नवंबर 2023 को जो है विधानसभा में इसे रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 215 अनुसूचित जातियां, यानी बिहार में टोटल कितनी प्रकार की जातियां हैं? तो याद रखना है कि इसमें जो है 215 जातियां आती हैं। कितनी जातियां आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। यानी 215 जातियों का जिक्र किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार। बिहार में कितनी अधिसूचित जातियां? तो 215 अधिसूचित जातियों का रिपोर्ट है। और बिहार में इसी में जो है रिपोर्ट आया कि बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना है कि 953 जो है लिंगानुपात है, यानी 1000 पे 953 महिलाएं हैं, याद रखना है, ठीक है। यानी 1000 पुरुष पे 953 महिला, यानी लिंगानुपात कहने का मतलब वही होता है 953। बिहार में कुल कितने परिवार हैं? तो बिहार में जो है 2,83,44,107 परिवार हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जामिनर, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए याद है बिहार में कुल कितने परिवार हैं, इससे डाटा जो भी रिलेटेड है हमने बताया। बिहार में कुल ट्रांसजेंडर कितने हैं? तो ट्रांसजेंडरों की संख्या बिहार में जो 825 है। बिहार में ट्रांसजेंडरों की संख्या कुल कितनी है? तो 825 जो है ट्रांसजेंडर की संख्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बिहार में साक्षरता दर कितना है, यानी कितने पढ़े लिखे लोग हैं? तो 79.7% जो है उतने में पढ़े लिखे हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर 100 बिहार में 100 लोग हैं तो उसमें 79 लोग क्या है? पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और जिसमें सबसे अधिक जो पढ़े लिखे हैं पुरुष है, और पुरुष का जो साक्षरता लिटरेसी रेट है वो 84.91% है और महिला की जो साक्षरता दर है 73.91% है। तो ये दोनों डाटा याद रखना है। पुरुष कितने हैं? 84.91% पढ़े लिखे और महिला कितने पढ़े लिखे हैं? तो 73.91% महिला पढ़े लिखे हैं। बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं है बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। यानी ये जो है पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं है, बिहार सरकार ने कहा, इन्होंने कहा कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। और अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। यानी जो अनुच्छेद 246 क्या कहता है कि जनगणना जो है एक संघ का विषय है। संघ का विषय है मतलब ये जो है जनगणना को केंद्र सरकार करवाती है, ना कि राज्य सरकार, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है किसका विषय है? तो संघ का विषय है, ठीक है। अनुच्छेद
246 के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि जनगणना जो है संघ का विषय है, लेकिन ये जो है जाति आधारित जनगणना था जिसमें जो ये सब आंकड़े निकल कर आए। अब हम समझते हैं कि कोटिवार जनगणना देख लेते हैं कि कोटिवार जो है संक्षिप्त जनगणना की हम बात करते हैं। ठीक है, संक्षिप्त विवरण की बात करते हैं, कोटिवार संक्षिप्त विवरण की। तो सबसे पहले किस कोटि का, यानी देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ जनसंख्या में है कितना, तो 4,70,80,570। ठीक है, जिसमें पूरी जनसंख्या का 36.01% जो आते हैं वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं। पिछड़ा वर्ग में बैकवर्ड क्लास में बीसी की अगर बात करें तो 3,54,63,936 लोग जो हैं वो पिछड़ा वर्ग में आते हैं, यानी 27.12% जो है पिछड़े हैं। और ओबीसी कितने हैं, मतलब ओबीसी होता है, सॉरी एक होता है बीसी, ओबीसी के अंतर्गत ही आता है ईबीसी बीसी। तो याद रखना है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है 36.01% और पिछड़ा वर्ग में आता है 27.12%। याद रखना है दोनों डाटा। ठीक है, अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति जो है यानी एससी के लोग कितने हैं, तो 2,56,59,820 है, जो जिसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, यानी इनका जो आंकड़ा है वो 19.65% है। और जनरल कैटेगरी का जनसंख्या इसमें कितना है, तो जनरल कैटेगरी का जनसंख्या है 2,02,91,669, जो आंकड़ा कितना आता है, यानी 15.52% आता है टोटल का, यानी समान वर्ग के लोग। और इसमें अनुसूचित जनजाति कितने, यानी एसटी वाले कितने हैं, तो एसटी की जनसंख्या कम है, यानी 21,99,361 जो है वो एसटी की जनसंख्या है बिहार में। ठीक है, जो 1.68% है। तो सबसे अधिक किसका है, तो ओबीसी का है, फिर बीसी का है, फिर अनुसूचित जाति का, एससी का है, फिर जनरल कैटेगरी का है, फिर अनुसूचित जनजाति का है। और टोटल मिलाकर आंकड़ा जो हो जाता है 13,07,25,310। अब आइए जानते हैं हम लोग कि जाति आधारित जो जनगणना हुआ उसके अनुसार बिहार में विभिन्न धर्म के लोग, यानी किस किस धर्म के लोग कितने हैं। तो देखिए बिहार में सबसे ज्यादा धर्म किस धर्म के लोग हैं, तो याद रखना है कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा बिहार में हिंदू धर्म है 81.99%। फिर उसके बाद यहाँ मुसलमान है 17.7%, मुस्लिम है, यानी 100 में 81 हिंदू हैं तो 17 क्या है, मुस्लिम है। ठीक है, बौद्ध की बात करें तो बौद्ध कितने हैं, तो 0.085% है, बहुत कम। ठीक है, ईसाई भी बहुत कम है 0.057% है, और सिख तो और कम है 0.01%। और सबसे कम कौन है, तो जैन धर्म के लोग हैं 0.09% यहाँ जनसंख्या है जैन धर्मों की। अब आइए जानते हैं कुछ पृष्ठभूमि के बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखिए आखिरी बार सामाजिक आर्थिक जातिगत जो जनगणना हुआ तो आखिरी बार सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना यानी एसईसी के रूप में जाति जनगणना जो हुआ था 1931 में आयोजित की गया था। यानी सबसे पहली बार जो जातिगत जनगणना हुआ था कब किया गया था, 1931 में किया गया था। आजादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, और लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। यानी सबसे पहले क्या क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले जो जातिगत जनगणना हुआ था 1931 में किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 2011 में भी किया गया था, लेकिन जो है इसके आंकड़े जारी नहीं हुए थे। इसके क्या हुए थे, आंकड़े जारी नहीं हुए थे, 2011 में हुआ था। नोट याद रखना है कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 52% है, और दूसरा पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग 1979 में गठित और 1980 में प्रतिवेदित समर्पित तथा 1990 में इसे लागू किया गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है नोट में कि इसी आधार पर मानते हुए बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्था में 65% जो है रिजर्वेशन किया था, जो पहले कितना था, 50% रिजर्वेशन था। अगर हम बात करते हैं बिहार जाति आधारित गणना की, तो 2022-23 के सर्वेक्षण के प्राप्त आंकड़ों के फल के आधार पर बिहार आरक्षण अधिनियम 18-23 और 19-30 के द्वारा राजधीन सेवाओं में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटे के लिए जो है 65% तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 0.2% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 25% तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 10% का आरक्षण जो है पूर्वत लागू है
और इस प्रकार इन सभी वर्गों के लिए जो है आरक्षण की कुल सीमा को लेकर बढ़ाकर कितना किया गया है, तो 75% किया गया था। यानी रिजर्वेशन जो है 75% किया गया था, लेकिन वो अभी मान्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये केस अटका हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जो है बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांगत कर्मियों के लिए जो है प्रोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने का निर्णय जो है लिया गया है। और सरकार ने इस फैसले को जो है पटना उच्च न्यायालय में 20 जून 2024 को रद्द कर दिया है। ठीक है, और 29 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के निर्णय पर ही रोक नहीं लगाया है। यानी फिर उसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाई कोर्ट के निर्णय पर अभी तक रोक नहीं लगाया है। अब हम समझ लेते हैं कि जो जातिगत जनगणना हुई उसमें जो है आंकड़े के बारे में, कि जातिगत आधारित जनगणना के अनुसार बिहार में संबंधित जातियां यानी कौन सी जाति कितना परसेंट है। तो देखिए सबसे ज्यादा यहाँ जो जाति है, सबसे ज्यादा यहाँ यादव है। ठीक है, यादव कम्युनिटी का जो जनसंख्या है 14.26% आबादी है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दुसाध लोगों का यानी दुसाधधारी लोगों का है 5.31%, जो दूसरी सबसे बड़ी जाति है यहाँ पे। फिर रविदास की यहाँ भी है 5.26%, कोयरी जाति है 4.2%, सिख लोग हैं 3.82%, मोमिन यानी मुस्लिम में भी आते हैं 3.55%, ब्राह्मण लोग आते हैं 3.65%, राजपूत की जनसंख्या 3.45% है, मुसहर की जनसंख्या 3.09% है, भूमियार की जो जनसंख्या 2.9% है, कुर्मी की जनसंख्या 2.8% है, और मलाह की जनसंख्या 2.60% है, और बनिया की जनसंख्या 2.31% है, और कायास्थ की जनसंख्या जो है 0.60% है। इसमें जो है दो प्रमुख जातियां याद रखना है, सबसे टॉप पर जो है यानी यादव है और फिर दूसरे पर वो है। नेक्स्ट हमारा है लोकसभा चुनाव से संबंधित, यानी लोकसभा चुनाव जो 2024 लोकसभा चुनाव होगा। ठीक है, जिसमें बीजेपी पार्टी ने बढ़त बनाई और अभी सरकार में है। ठीक है, तो ये चुनाव आयोग की साइट पर ये मौजूद था, तो उसी से लिया गया है एडिटोरियल करंट अफेयर में। ठीक है, ये जो हमारा है 5 नंबर टॉपिक है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इससे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। तो पूरे भारत की तरफ बिहार में भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया गया था। यानी जैसे लोकसभा चुनाव का जो परिणाम हुआ था वो कितने चरण में हुआ था, हम सभी जान रहे हैं कि 7 चरण में हुआ था पूरे भारत में चुनाव। तो बिहार में भी लोकसभा चुनाव जो हुआ 7 चरणों में आयोजित किया गया था। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कुल 497 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 39 महिला उम्मीदवार थी। यानी कहने का मतलब है कि टोटल कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, तो 497 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। ठीक है, और जिसमें जो है 39 महिलाएं शामिल थीं। सभी चरणों को मिलकर बिहार में कुल जो है 56.19% जो है मतदान हुआ। यानी कहने का मतलब है कि अगर 7 चरण के मिला के बात करें, यहाँ सबसे कम मतदान हुआ है बिहार में। कितना हुआ है, 56.19% जो है मतदान बिहार में हुआ था। महिलाओं की भागीदारी जिसमें 59.39 थी, जबकि पुरुष की भागीदारी 53.27। यानी बिहार में महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़कर जो है शामिल हुए थे वोट देने में, और पुरुष जो थे वो बाहर कमाने गए हुए थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार में वोट पड़ा कितना, तो 56.19%, जिसमें से सबसे ज़्यादा महिलाओं ने वोट दिया 59.39%, और पुरुषों ने जो है 53.27% वोट दिया। क्योंकि ज़्यादा लोग तो यहाँ बोरा बिस्तर उठाकर बाहर ही जाते हैं कमाने, लोग और आते हैं और गधों को वोट दे कर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि महिलाओं द्वारा सबसे अधिक जो है मतदान सुपौल में हुआ, जबकि सबसे कम मतदान नवादा में हुआ। तो प्रश्न क्या बन रहा है कि महिलाओं द्वारा जो सबसे अधिक मतदान कहाँ हुआ फिर, तो सुपौल में सबसे अधिक मतदान हुआ था। 17.55% जो महिलाओं ने सुपौल में मतदान किए, और सबसे कम मतदान कहाँ पे महिलाओं ने दिए, यानी नवादा में 42.61% महिलाओं ने जो है नवादा में वोट दिए थे। तो ये प्रश्न बनेगा कि बिहार में सबसे कम जो है मतदान हुए थे 56.19%, जिसमें से सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भागीदारी ली 59.39%, और पुरुष जो थे 53.27% ही थे।
अगर बात करें कि किस जिले में सबसे अधिक वोट महिलाओं दिए, तो सुपौल में जो थे महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट दिए 70.55%, जिसमें से सबसे कम मतदान नवादा जिले में 42.61% महिलाओं ने मतदान दिए। भाजपा ने जो है 12 और जदयू ने 12 और एलजेपी ने 5 और आरजेडी ने 4 और कांग्रेस ने 3 और सीपीआई ने 2 और एचएम ने 1 और एक निर्दलीय यादव ने सीट जीता। तो सबसे पहले क्या क्या प्रश्न पूछा कि बिहार में जो है लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें से भाजपा ने 12 सीट जीते और जदयू ने भी कितने सीट जीते, तो 12 सीटें जीते जदयू ने। भाजपा और जदयू ने मिलकर 24 सीटें जीती। एनडीए इनका गठबंधन था। लालू यादव की पार्टी थी आरजेडी, ठीक है, तो आरजेडी ने जो है 4 सीट जीते और लोजपा ने, रामविलास पासवान की पार्टी थी, जो चिराग पासवान संभाल रहे हैं पार्टी को, तो उन्होंने 5 सीट में 5 सीट उन्हें मिला था और 5 सीट पर उन्होंने जीते दर्ज हासिल की। और आरजेडी लालू जी ने के लड़का ने जो है 4 सीट को जो है जीत हासिल की, यानी उनकी पार्टी ने। कांग्रेस ने इसमें जो है 3 सीटें जीती और सीपीआई ने जो है 2 सीटें जीता, ठीक है। और जो है मतलब हैम पार्टी ने जो है जीतनराम मांझी की पार्टी 1-1 और एक जो है निर्दलीय, ठीक है। पप्पू यादव जो है निर्दलीय सांसद है बिहार के, जो कहां से है, तो पूर्णिया से सांसद है निर्दलीय। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार की शांभवी चौधरी 25 वर्ष सबसे कम उम्र की और जीतनराम मांझी सबसे अधिक उम्र के सांसद थे। यानी ये भी प्रश्न पूछेगा कि बिहार के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बनी है, तो शांभवी चौधरी, ठीक है। इनके पिताजी भी रहे हैं, उन्हीं की इनकी पुत्री है शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी की पुत्री है शांभवी चौधरी। इनकी उम्र 25 वर्ष है। इन्होंने सबसे कम उम्र में जो है लोकसभा में बिहार की तरफ से जीत हासिल की। और सबसे अधिक उम्र के सांसद कौन थे, तो बिहार में जीतनराम मांझी थे, 79 साल के थे। इस चुनाव में बिहार में कुल 32 बूथों पर वोट का बहिष्कार किया गया था। यानी अगर बात करें तो 32 बूथ पर वोटों का बहिष्कार हुआ था। सबसे ज्यादा मतदान कटिहार संसदीय क्षेत्र में हुआ, कितना, 63.76% जो हुआ, सबसे ज्यादा मतदान हुआ था कटिहार क्षेत्र में। और सबसे कम मतदान जो हुआ नवादा क्षेत्र में हुआ था, 43.17%। बिहार में अगर हम बात करते हैं नोटों की संख्या, तो बिहार में नोटा को जो है 2.07 वोट मिले और कुल जो था कितना था, तो कुल जो था 8,97,323 लोगों ने नोटा को चुना। यानी 2.07% जो था नोटा वोट था, ठीक है। और जिसमें से कितने वोट, यानी 8,97,323 लोगों ने जो है नोटा को चुना। गोपालगंज को सबसे अधिक जो है 42,863 नोटा को वोट मिले। यानी गोपालगंज जिला ने जो सबसे अधिक नोटा को वोट दिया था, गोपालगंज जिला ने। और हाजीपुर जो है दूसरा स्थान पर रहा था, जिसने जो है नोटा को वोट दिया था। वो कितना दिया था, तो 36,927 वोट नोटा को दिया था। अगर सबसे कम नोटा वोट जो है पटना साहिब में मिला था, कितना, तो 5,559 वोट जो है नोटा में पड़े थे, ठीक है। ये गलती से ही पड़ गए होंगे, कहाँ पे, पटना साहिब में सबसे कम। नन ऑफ द एबव, यानी किसी पार्टी को नहीं देना, किसी व्यक्ति को नहीं देना, वो नोटा वोट होता है। नई केंद्र सरकार में बिहार से कुल 8 मंत्री बने। जो नई सरकार बनी, ठीक है, नई सरकार क्या पुरानी सरकार ही है, लेकिन इसमें जो है बिहार के कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। और कैबिनेट मंत्री की बात करें तो कौन कौन है कैबिनेट मंत्री, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीतनराम मांझी, ठीक है। ये जो है एमएसएमई मंत्रालय बने हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्री कौन है, तो जीतनराम मांझी जी हैं, ठीक है। फिर ललन सिंह है, श्री ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह इनका नाम है, ललन सिंह का। ये जो है पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय बने हैं। कौन बने हैं, तो याद रखना है कि जो है ललन सिंह बने हैं। पंचायती राज और मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय बने हैं ललन सिंह। चौथे मंत्री हैं कपड़ा मंत्री, जो गिरिराज सिंह को जो है कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, गिरिराज सिंह को। और तीसरे नंबर के हैं। और चौथे मंत्री जो है चिराग पासवान है। ये जो है खाद्य एवं प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बने हैं श्री चिराग पासवान जी, ठीक है। तो ये जो है 4 मंत्री हैं, श्री जीतनराम मांझी, ललन सिंह, श्री गिरिराज सिंह और श्री चिराग पासवान। तो ये 8 कुल मंत्री बने, जिनमें से 4 जो है कैबिनेट मंत्री है। चारों कैबिनेट मंत्री के बारे में हमने बताया आपको। अब हम बात करते हैं राज मंत्री के बारे में
4 जो है राज मंत्री भी बने हैं। कौन कौन बने हैं, तो देखिए राज मंत्री में श्री रामनाथ ठाकुर जो कृषि राज मंत्री बने हैं, श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला और खान राज मंत्री बने हैं, श्री नित्यानंद राय गृह राज मंत्री बने हैं, और डॉक्टर राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज मंत्री बने हैं। तो कैबिनेट तो आपको याद हो गया होगा। राज मंत्री में याद रखना है, कृषि राज मंत्री कौन बने हैं, तो श्री रामनाथ ठाकुर, कोयला और खनन राज मंत्री बने हैं श्री सतीश चंद्र दुबे, और गृह राज मंत्री बने हैं श्री नित्यानंद राय, ठीक है, और जल शक्ति राज मंत्री बने हैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछ सकता है एग्जामिनर। अब आइए हम देख लेते हैं बिहार के नवीनतम, माने बिहार के जो नवनिर्वाचित 40 सांसदों की सूची, यानी 40 सांसद जो है नए नए चुने गए, वो कौन कौन हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है कि ये एग्जामिनर जो है इससे प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है, लेकिन आपको देखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है महत्वपूर्ण नाम हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर पूछे चिराग पासवान यानी जो मंत्री हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से जीते हैं, तो उसके बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में, जिन्होंने 5 सांसद को जीत हासिल की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी है, यानी 5 लोक। तो देखिए चिराग पासवान हाजीपुर से जीते हैं, सांभी चौधरी समस्तीपुर से जीते हैं, फिर उसके बाद जो है राजेश वर्मा खगड़िया से जीते हैं, और अरुण भारती जो है जमुई से जीते हैं, ठीक है। चिराग पासवान के जीजा जी हैं, और सांभी चौधरी जो है अशोक चौधरी की बेटी हैं, और वीणा देवी जो है वैशाली से जीती हैं। ये 5 सांसद है रामविलास पासवान के पुत्र के, लोक जनशक्ति पार्टी के, ये जो महत्वपूर्ण थे। फिर उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें, आरजेडी के 4 सांसद कौन है, तो एक है मीसा भारती जी, उनकी बहन है, लालू यादव की बेटी है मीसा भारती, जो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से जीती हैं। सुधाकर सिंह बक्सर से, सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है जहानाबाद से, और अभय कुमार सिन्हा जो है औरंगाबाद से जीते हैं। यानी आरजेडी के 4 सांसद कहाँ कहाँ से, तो एक पाटलिपुत्रा से, बक्सर जिला से, जहानाबाद जिला से, औरंगाबाद जिला से। औरंगाबाद, जहानाबाद और बक्सर और पाटलिपुत्र जिले से 4 सांसद जो है आरजेडी के जीते हैं। अगर हम निर्दलीय की बात करते हैं, तो निर्दलीय से केवल एक सांसद है, वो है राजेश रंजन, जिनका नाम है उर्फ पप्पू यादव, ठीक है। ये पूर्णिया से जो है जीते हैं राजेश रंजन जी, यानी पप्पू यादव, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। फिर एक है हिंदुस्तान जो है अवाम मोर्चा सेकुलर के कुल एक सांसद, जो कौन है, जीताराम मांझी, ये गया से जीते हैं जीताराम मांझी। कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, यानी मार्क्सिस्ट जो है लेनिनिस्ट लिबरेशन की कुल 2 सांसद जीते हैं। कौन कौन जीते हैं, तो एक सुदामा प्रसाद जो आरा से जीते हैं, और राजा राम सिंह ये काराकट से जीते हैं, ठीक है। तो राजा राम सिंह काराकट से, पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, और फिर उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ रहे थे। तो राजा राम सिंह ने काराकट से इन दोनों को हराया। ये जो है किससे है, तो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, और सुदामा प्रसाद जो है आरा से है। आरा काराकट दोनों आरे जिला में पड़ता है, ठीक है, आरे तरफ पड़ता है, ठीक है, भोजपुर में ही पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुल 3 सांसद कौन है, यानी कांग्रेस के कौन कौन सांसद हैं, तो एक मोहम्मद जावेद जो किशनगंज से जीते हैं, किशनगंज में जो है कांग्रेस की सांसद जीते हैं। तारिक अनवर जो है कटिहार से जीते हैं, और मनोज कुमार जो है सासाराम से जीते हैं। 3 सांसद जो है कांग्रेस के जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल से 12-12 सांसद जो है जीते हैं, ठीक है। जनता दल से 12 सांसद और भारतीय जनता पार्टी से भी 12 सांसद जीते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं, एक बार हम देख ही लेते हैं, इसके बारे में भी देखिए। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जीते हैं, शिवहर से लवली आनंद जीते हैं, लवली आनंद जो जीते हैं शिवहर से जीते हैं, ये जनता दल से। देवेंद्र चंद्र ठाकुर जो है सीतामढ़ी से, रामप्रीत मंडल झंझारपुर से, दिलेश्वर कामैत जो है वो सुपौल से, दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा से, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज से, विजय लक्ष्मी देवी सिवान से, अजय कुमार मंडल भागलपुर से, गिरधर यादव बांका से, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर से, जो इंपॉर्टेंट है याद रखना क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, और कौशलेंद्र कुमार जो है नालंदा से जीते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो इसमें भी 12 सांसद हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण से, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, यानी दोनों चंपारण पश्चिमी पूर्वी चंपारण से जो है बीजेपी की ही पार्टी से
जीत हुई है। ठीक है, अशोक कुमार यादव है मधुबनी से, प्रदीप कुमार सिंह अररिया से, गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से, राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर से, जनार्दन सिंह श्रृंगीवाल जो महाराजगंज से, राजीव प्रताप रूडी सारण जिला से हैं, नित्यानंद राय याद रखना है उजियारपुर से है, क्योंकि जो है ये मंत्री हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से हैं, इनको भी याद रखना है, बेगूसराय से गिरिराज सिंह जीते हैं। रवि शंकर प्रसाद जो है पटना साहिब से जीते हैं, और विवेक ठाकुर जो है नालंदा से नवादा से जीते हैं। तो हमने जो है सारी पार्टियों को देख लिया कि कौन कौन व्यक्ति जो है कहाँ से जीते हैं। अब आइए हम जानते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक हमारा है वह है बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य। कौन कौन से जो है बिहार सरकार के जो है लक्ष्य रखा है उन्होंने। ठीक है, बिहार सरकार के कौन कौन सा लक्ष्य है, तो आइए उनको बारे में हम देखते हैं। हमारा 6 है। तो देखिए 100% घरों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का जो लक्ष्य रखा गया 31 दिसंबर 2024, यानी जो 31 दिसंबर 2024 तक जो है हर घर में प्रीपेड मीटर बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जो बिल्कुल जो पूरा नहीं होगा। ठीक है, ये पहला लक्ष्य ही फेल हो जाता है। प्रीपेड मीटर जो है हर घर में नहीं लग सकता, लक्ष्य रखा गया है। जो नेक्स्ट है बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का आकार 9.76 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। कब से कब तक, तो 2024 से 25 तक जो है जीएसडीपी का लक्ष्य रखा गया है 9.76 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, 9.76 लाख करोड़ रुपया लक्ष्य रखा गया है जीएसडीपी का। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार में कुल बिजली उत्पादन का नवीकरणीय स्रोत से 35% बिजली उत्पादन करने का जो लक्ष्य रखा गया 2024-25 रखा गया है। बिहार के 10 लाख परिवारों को पशुपालन से अवसंरचित करने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25। बिहार के 5 लाख परिवारों का उद्यमिता विकास अतिरिक्त आय संवर्धन एवं रोजगार सृजन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया 2024-25। बिहार के 31,000 निर्धन परिवारों को सतत जीविकापार्जन योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया 2024-25 ही। ठीक है, जीविका दीदियों द्वारा 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया 2024-25। 1 करोड़ 4 लाख जीविका दीदियों का बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया 2024-25। 50 नए जीविका दादी का रसोई घर खोलने का लक्ष्य रखा गया 2024-25। ठीक है, जीविका द्वारा 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित और स्वनियोजित करने का लक्ष्य रखा गया 2024-25 ही। और बिहार के 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समिति के आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25। बिहार के पूर्व सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 31 दिसंबर, यानी भू सर्वेक्षण यानी पूरा जमीन सर्वेक्षण करवा लेना है 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, और बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% का लक्ष्य रखा गया है 2025 में। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा रखा गया 2025 तक। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। औरंगाबाद और डिहरी, ठीक है, औरंगाबाद डिहरी और सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया 2027 तक। और हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। सौर ऊर्जा को लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। बिहार के सड़क दुर्घटना में 50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, यानी 100% जो है साक्षरता लिटरेसी रेट हो जाएगा बिहार का। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया 2035 तक। और बिहार सरकार शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, जो बहुत ही नजदीकी आने वाला है। और एक छूट गया था हमारा कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का जो लक्ष्य रखा गया 2028 तक रखा गया है। ठीक है, तो इनमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये ध्यान देना है। सबसे पहले बिजली 100% 2024-25 है, बाकी तो 2024-25 ही सब है। ये फिर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 31 दिसंबर 2025, ये पूछ सकता है। ठीक है, फिर टीबी वाला पूछेगा 2025 तक, हेपेटाइटिस 2030 तक, एड्स 2030 तक, और सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, याद रखना है। बिहार में जो है 50% दुर्घटना करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। और 100% जो है साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का जो है यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्लास में हम देखते हैं। जय हिंद।